गांव का सूरज तप रहा था। रघु, जो अपनी फटी धोती और पैरों में चप्पल के बिना खेतों में हल चला रहा था, पसीने से लथपथ था। जमीन इतनी सूखी थी कि हर बार हल पत्थरों से टकराने जैसा लगता। गंगा दूर से उसे देखती हुई अपने सूने घड़े को भरने के लिए पानी की तलाश में निकल जाती है। रघु, धूप बहुत तेज है, तुम थोड़ी देर आराम तो कर लो। आराम गंगा? ये जमीन आराम नहीं देती। यदि पेट चलाना है तो हल चलाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी हालत तो खराब हो जाएगी। बीमार पड़ गए तो क्या होगा? अगर ये फसल नहीं हुई तो बीमार पड़ने का मौका नहीं मिलेगा। हम भूखे पेट ही मर जाएंगे। गंगा अपने आंचल से रघु का पसीना पोंछती है। पास खेल रहा बाल कृष्ण अपने पिता को देखकर समझ नहीं पाता कि इतना दुख क्यों है। गांव के चबूतरे पर किसान सब इकट्ठा हुए थे। हर चेहरा चिंता और हताशा से भरा हुआ था। सूखा उनकी जिंदगी को और कठिन बना चुका था। ये राजा आखिर किस काम का है? हमारी बातें सुनता भी तो नहीं है। अरे कुछ करो भाई, बच्चे घर में भूखे हैं। हमें राजा के पास जाना होगा। यही आखिरी रास्ता है। यदि हमारे राजा सच में न्यायप्रिय है तो उसे हमारी बात सुननी पड़ेगी। सभी किसान एकजुट होकर राजा से मिलने की योजना बनाते हैं। उन सभी की उम्मीदें रघु पर टिकी होती है। रात का समय था। रघु थका हुआ अपने टूटे फूटे घर में बैठा था। गंगा रोटी के टुकड़े और पानी लेकर आई। बाल कृष्ण कोने में लेटा भूख से कतार रहा था। बस इतना ही बचा है। कल क्या होगा भगवान ही जाने। मैं राजा से जवाब लेकर आऊंगा। ये हालत और नहीं सहूंगा। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें हिम्मत की चमक भी थी। गंगा उसके कंधे पर हाथ रखती है और दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। महल के दरबार में भव्यता छाई हुई थी। राजा वीरेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। रानी सुमित्रा उनके बगल में थी। मंत्रीगण और दरबारी राजा की प्रशंसा में लगे थे। महाराज, शासन की तारीफ हर जगह होती है। प्रजा तो आपसे बहुत ही खुश है। मैं हमेशा प्रजा की भलाई के लिए तत्पर हूँ, पर ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। सही कहा, लेकिन हमारे महल में इन सब की फिक्र करने के लिए काफी लोग हैं। दरबार में रात से हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन राजा को अपनी प्रजा की असल स्थिति का अंदाजा नहीं था। अगले सुबह रघु और कुछ किसान महल की ओर निकल पड़े। भारी मन और सूखी उम्मीदों के साथ वे महल के द्वार पर पहुँचे। सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। अरे कहाँ चले? ये आम लोगों के लिए नहीं है जगह। कृपया करें, हमें राजा से मिलना है। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अरे जाओ यहाँ से। राजा के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। हमें राजा से मिलने दो, वरना। अरे जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से, भागो। रघु हार मानने को तैयार नहीं था। वे चिल्लाते हुए राजा का नाम लेने लगा। उसकी आवाज धीरे धीरे महल के अंदर तक पहुंच गई। महाराज, गरीब किसानों की पुकार सुनिए। महाराज, हर साल यही बहाने लेकर किसानें आती है। तुम्हें क्या लगता है कि राजा हर बार तुम्हारी समस्याओं का हल करेगा? रानी माँ, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमारे बच्चे भूखे हैं। हमारी जमीन बंजर हो चुकी है। कृपया करके हमारी मदद कीजिए। तुम्हारा गांव कौन सा है? और मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या का कारण क्या है। महाराज, हमारा गांव दुर्गापुर है। बारिश ना होने के कारण हमारी फसलें सूख गई है। साहूकारों ने हमारा सारा अनाज ले लिया। अब ना ही हमारे पास पैसे हैं और ना भोजन। ना 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 महाराज,
प्रजा हर बार ऐसे ही बहाने बनाती है। अगर इन्हें मदद की गई तो ये आलसी हो जाएंगे। महाराज, हम बिल्कुल आलसी नहीं हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अब हालत हमारे बस में नहीं रही। अगर मदद नहीं मिली तो हमारा मरना तय है महाराज। राजा वीरेंद्र कुछ सोच में पड़ गए। रघु की आंखों में सच्चाई और दर्द साफ झलक रहा था। दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। राजा विचार मग्न थे, जबकि रानी सुमित्रा रघु की बातें सुनकर उदासीन बनी हुई थी। महाराज, अगर हर गरीब किसान की आप मदद करने लगे तो हमारे खजाने का क्या होगा? ये लोग तो हमेशा ही अपनी गरीबी का रोना रोते रहते हैं। रानी सुमित्रा, यह हमारी प्रजा है। इनकी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महाराज, हमें इन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। इनकी समस्या इतनी भी बड़ी नहीं है। यह हमारी समस्या है। मंत्री जी और मैं इसे हल करने का तरीका खोजेंगे। राजा वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और आदेश दिया कि रघु और किसानों को महल में ठहरने की जगह दी जाए। रघु और किसानों को महल के एक कोने में ठहराए गए। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और किसानों की समस्या पर चर्चा की। हमें पता लगाना होगा कि इन किसानों की हालत इतनी खराब क्यों है। महाराज, सूखे की वजह से फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन हमें तो खजाने की देखभाल करनी होगी। शायद हम इन्हें थोड़ा अनाज और बीज मुफ्त में दे सकते हैं। थोड़ा नहीं, हमें इन्हें स्थायी समाधान देना होगा। मैं स्वयं इनके गांव जाऊंगा और उनकी स्थिति का जायजा लूंगा। महाराज, आप गांव जाने की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर मैं इनकी समस्याएं नहीं देखूंगा तो इन्हें कैसे हल करूंगा? राजा का निर्णय सुनकर दरबार में हलचल मच गई। रानी सुमित्रा चुपचाप ये सब सुन रही थी। रात के समय राजा वीरेंद्र अपने कक्ष में योजना बना रहे थे। तभी रानी सुमित्रा वहां आई। आप गांव जाने की बात कैसे कर सकते हैं? ये कोई राजा का काम नहीं है। रानी सुमित्रा, एक राजा का पहला काम अपनी प्रजा की भलाई है। प्रजा हमेशा अपनी गरीबी का बहाना बनाती है। अगर आप इनके लिए सब कुछ करेंगे तो महल खाली हो जाएगा। महल भले ही खाली हो जाए, लेकिन एक प्रजा का पेट हमेशा भरा होना चाहिए। यही एक राजा का धर्म है। महाराज, आप अपनी जिद में राजघराने को खतरे में डाल रहे हैं। रानी सुमित्रा नाराज होकर चली जाती है। राजा वीरेंद्र अब भी अपने निर्णय पर अड़े रहते हैं। राजा वीरेंद्र अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ रघु के गांव दुर्गापुर पहुंचते हैं। गांव की हालत देखकर उनका दिल भर आता है। सूखी जमीन, टूटी हुई झोपड़ियां और भूखे बच्चे को देखकर राजा का मन विचलित हो जाता है। ग्रामीणों को यकीन नहीं होता कि उनकी राजा स्वयं उनकी समस्याएं देखने आए हैं। ये सचमुच महाराज है? अरे महाराज, आपने हमारी तकलीफें देखने की तकलीफ उठाई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ केवल देखने नहीं, तुम्हारी समस्याओं का हल निकालने आया हूँ। महाराज, हमारी जमीन बंजर हो चुकी है। अब हमारे पास ना ही बीज है और ना ही पानी। हमें बस थोड़ी सी मदद चाहिए महाराज। तुम्हारी समस्याएं सिर्फ सूखा नहीं, बल्कि साहूकारों और व्यवस्थाओं की कमजोरी भी है। मैं स्वयं इसे सुधारूंगा। राजा ने हर कोने में जाकर गांव की हालत का जायजा लिया। वे हर किसान से बात करते हैं और उनकी मुश्किलें समझने की कोशिश करते हैं। गांव का जायजा लेने के बाद राजा महल लौटते हैं।
उनके साथ रानी सुमित्रा की बहस एक बार फिर से शुरू हो जाती है। गांव जाकर क्या मिला आपको? कुछ नहीं बदलेगा, ये सब सिर्फ वक्त की बर्बादी है। रानी सुमित्रा, ये वक्त बर्बादी का नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। प्रजा के बिना एक राजा अधूरा होता है। और खजाने का क्या? क्या उसे खाली करके प्रजा को खिला देंगे? अगर खजाना खाली भी हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन प्रजा का पेट भरा होना चाहिए, तो ही वो एक राजधर्म होगा। रानी सुमित्रा चुप हो जाती है, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती है। राजा ने साहूकारों को दरबार में बुलाया और उनकी करतूतों का खुलासा किया। तुम लोगों ने किसानों की हालत खराब कर दी है। व्यास के नाम पर उनकी जिंदगी छीन ली तुम लोगों ने। महाराज हम तो सिर्फ नियमों का पालन कर रहे थे। ये कोई नियम नहीं बल्कि लूट है। तुम्हारे सभी कर्ज माफ किए जाते हैं। अगर आगे से किसी ने किसानों पर अत्याचार किया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे महाराज। साहूकारों को सख्त चेतावनी दी गई। किसानों को राहत महसूस हुई। राजा ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। हर गांव में सिंचाई के लिए नहरें बनाई जाएगी। किसानों को मुफ्त में बीज और खाद दी जाएगी। महाराज, ये योजना प्रजा के लिए एक नई शुरुआत होगी। महाराज, आपने हमारी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। हमारे राजा चमत्कारी है। गांव में तुरंत काम शुरू कर दिया गया। राजा के आदेश पर हर किसान को मदद पहुंचाई गई। राजा के कार्य और गांव की बदलते तस्वीर ने रानी सुमित्रा को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे राजा से मिलने उनके कक्ष में जाती है। महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने प्रजा की तकलीफों को कभी नहीं समझा। रानी सुमित्रा, अब जाके आपको समझ आया कि एक राजा का क्या धर्म होता है। आप राजधर्म का पालन कर रहे हैं। मैं भी अब प्रजा की सेवा में आपका साथ दूंगी। राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा ने मिलकर प्रजा की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लिया। अगली सुबह महल के एक सिपाही ने रघु को राजा के निर्णय की सूचना दी। अरे रघु, महाराज ने निर्णय लिया है कि वे खुद तुम्हारे गांव जाएंगे। क्या महाराज हमारे गांव आएंगे? अरे हाँ, अरे वो खुद अपनी आंखों से हालत देखना चाहते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। रघु ने ये खबर अन्य किसानों को सुनाई और ये खबर सुनते ही पूरे गांव में उम्मीद और उत्साह की लहर दौड़ गई।